एक पिता का फैसला। रमेश जी बड़ी बहू दीपा की बातों को चुपचाप सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि कोई भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्हें अपने आप को काबू में रखना हुआ था। दीपा थी कि लगातार बोलती जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से रमेश जी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया था, उसने दांत को निकालने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण ये संभव नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। वह कहा था दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। रमेश जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू दीपा जोर जोर से बोलकर चिल्ला रही थी कि जब खाना नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे हैं कि खत्म ही नहीं होते। वो ये समझने को तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती खाने में असमर्थ हैं और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। रमेश जी ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त सुखमन जी के घर की ओर चल दिए। उनका दिल बहुत उदास था। अपनी पत्नी की याद आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बैठ गए। अतीत ने उनकी यादों में प्रवेश किया। रमेश जी सरकारी कार्यालय में सेवादार थे। उनके 3 बेटे थे, राघव, रोहन और मुकेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी विमला एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। बचत क्या होती है यह रमेश जी ने अपनी पत्नी से ही सीखा था। इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार को पत्नी के हाथ और खुद निश्चित हो जाते। घर के मामले में वे कभी नहीं बोलते थे, पर जब भी उनकी पत्नी को सलाह की जरूरत होती वे हमेशा उनके साथ होते। समय के साथ उनकी तरक्की भी होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपना जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक सबसे अच्छा काम किया था, जो था मकान बनवाना। उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो रमेश जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे और अब रमेश जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। राघव और रोहन दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर मुकेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थी। दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि विमला जी खुद भी एक मेहनती महिला थी, जो आयु के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उसकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर उनकी बहुएं ही उन पर निर्भर थी। रमेश जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे तो कहते थे कि अब हमें किसी की भी चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी, बस नाम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया अब करूंगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर रमेश जी का यह सपना पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कौन टाल सकता था? उनकी पत्नी ने इन्हें यात्रियों से जिस मकान की नींव बनाई थी उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे, वहां के समय एक दूसरे को बधाई देने में भी सबको कष्ट होने लगा था। अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले रमेश जी ही रह गए थे। सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही अचानक घर में घुसे तो उनको बेटों व बहुओं की आवाज सुनाई दी। कौतूहलवश वे चुपचाप खड़े हो गए। यह उनके दुख का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि 3 बेटों ने उन्हें महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू की शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है
तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा। तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई चारा न था। और अब रमेश जी 3 हिस्सों में बंट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक के पास, फिर दूसरे और फिर तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आती थी जब महीने के अंत में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया गया कि अब तो 4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वही इलाज करा देगा। आज रमेश जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था और उनका दिल कुछ मीठा, कुछ गरम, कुछ नरम खाने को हो रहा था। उन्होंने अपनी मंझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा था, तो दीपा का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको तो कुछ और सूझता ही नहीं है। इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन बाद रश्मि छोटी बहू के पास जाएंगे तो वही खा लेना। मैं किसी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और रमेश जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वह अपने बेटे बहू की जातियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसू से भर गई और सुखवंत जी के घर चल दिए। सुखवंत जी उनके बचपन के मित्र थे, दोनों साथ ही रहे। सुखवंत जी थोड़े व्यवहारिक और बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रोब रखा करो, क्या कमी है तुम्हारे पास, भी मकान तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो, किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर रमेश जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है, ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि कुछ करने का समय आ ही गया है। सुखवंत जी से सलाह मशवरा करके रमेश जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मन ही मन विचार विमर्श कर रहे हों। एक सख्त फैसला उनके चेहरे पर आया और वह भूखे सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा था। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे अपनी पत्नी के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। रमेश जी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। मैं तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंख मूंद लेती हैं। रमेश जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर सुखवंत जी के बेटे का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया, वह वापस आ गए। 10 दिन बाद जब बेटे बहू प्रसन्नचित घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी त्योरियां चढ़ गई। छोटी बहू रश्मि बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की, पता था कि हम आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। उसके गुस्से का कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद राघव व रोहन सुखवंत जी के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया। और अब वे कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि ये एक खराब मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी, तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा न देखकर सब अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास सुखवंत जी का फोन आया और इन्होंने तीनों पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का इंतजार भी सबको भारी पड़ रहा था। सुखवंत जी के पास जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों की जबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंड हो गया, उसे समझने की शक्ति नहीं, जैसे साथ ही छोड़ दिया। सुखवंत जी के अनुसार रमेश जी हरिद्वार चले गए हैं
और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। यह समाचार पूरे परिवार पर प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने के बाद सुखवंत जी से वे रमेश जी का पता प्राप्त कर सके और हरिद्वार की ओर चल पड़े। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से बाहर था। पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे दोनों को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। खुश दिल से उनका स्वागत किया। अमित कहकर किसी को आवाज दी। आवाज सुनते ही एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल से उसे देखा। रमेश जी ने सबकी नजर को नजरअंदाज किया और अमित को 6 थाली गर्म गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच रमेश जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कौन पहल करे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में अमित एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते न देख रमेश जी ने कमान अपने हाथ में ली और बोलने लगे। तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा, क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन कारण भी लोग ही भी हो और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को अभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेले तनख्वाह से इतनी कुशलता से घर को चलाया, यह मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है और आज मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है। उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम लोगों ने अपनी एकता को ही किश्तों में बांट दिया। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वह भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। इन सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वही खर्च करता। मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपना अधिकार पता था, पर इस बुजुर्ग के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, यह तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? रमेश जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ। इसकी जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है। मैंने बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें मिलेंगे। मैंने यह घर खरीद लिया है। 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। उन्हें जो कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है, एक लड़का है, आप मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है, मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। बैंक से जो इंटरेस्ट आएगा और मेरी पेंशन से मेरा और अमित का खर्च आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से मुक्त हो, जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कहकर रमेश जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटों को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने वाली हलवे की प्लेट को देखकर मंजली बहुत सोच रही थी, हलवे की प्लेट की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।